गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक क्लास कोर्स शुरू करते हैं। क्लास रहेगी एमसीक्यू की। थ्योरी अगर आती है तो भी एमसीक्यू कर पाओगे और थ्योरी नहीं आती है तो हर क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी थ्योरी करवाऊंगी। यानी कि एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते टाइम आप 4-5 चीज़ें और साथ में सीखोगे उसके आसपास वाली। उसके चारों ऑप्शन से जो भी आंसर बनेंगे वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टाइम को खराब करे बिना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसके काफी चोट पहुंची। यानी कि बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया और उससे उसको चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण किसका है? यानी कि बच्चे को लाल रंग से ही डर हो गया। पहले उसको क्या था, उसको एक लाल गुलाब का कांटा चुभा, ठीक है। उसके बाद जो भी लाल लाल चीजें दिखी उससे उसके दिमाग में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। अब आप ये दिमाग लगाओ कि ऐसा हमने कहाँ पढ़ा होगा। पहले तो ऑप्शन से ही समझ में आता है, अगर ऑप्शन नहीं दिखाई देते हैं तभी ये समझ में आता है कि एक हमने क्या पढ़ा था, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था। अब पावलोव का जो सिद्धांत था जिसके अंदर क्या करता है, उद्दीपक, एक उद्दीपक होता है और एक अनुक्रिया होती है। उन दोनों के बीच में क्या बनता है, अनुबंधन बनता है। जो कुत्ते के सामने भोजन लाया गया और भोजन लाने से लार आ जाती है। यानी कि एक तो क्या होता है, भोजन लाने से लार आती है। पहला स्टेप तो ये था। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं साथ में, फिर भोजन। पहले घंटी बजाते हैं 1-2 सेकंड के, मतलब बिल्कुल साथ साथ इधर से घंटी बजाना शुरू करी, इधर से भोजन लाना शुरू करा, तब भी क्या आती है, लार आती है। और फिर क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई और उसी से कुत्ते को लार आने लगी। तो ये जो भोजन था या घंटी, भोजन था या घंटी, ये तीनों क्या है, ये तीनों तो है उद्दीपक। और जो लार आ रही है ये क्या है, अनुक्रिया। यानी कि ये तो है स्टिमुलस और ये क्या है, रिस्पॉन्स। जो भोजन था ये क्या था, स्वाभाविक। भोजन आने से लार आती है यानी कि स्वाभाविक सी बात है। हमारे पास भी चटनी रखी है लहसुन की तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। यानी कि भोजन से जो लार आ रही थी वो तो क्या थी, स्वाभाविक थी। लेकिन घंटी और भोजन, घंटी तो क्या है, अस्वाभाविक है और भोजन क्या है, स्वाभाविक। लेकिन उससे भी फिर स्वाभाविक लार आ रही थी, पर अकेली घंटी बजाने से लार आ गई। यानी कि ये अस्वाभाविक बात है और इस अस्वाभाविक और इस अस्वाभाविक के बीच में क्या बन गया, अनुबंधन बन गया। ठीक है। अब थोड़े टाइम तक जैसे जैसे घंटी बजाई लार आती गई, लेकिन बार बार इसको प्रयोग करेंगे तो घंटी बजाने, क्योंकि कुत्ते को समझ आ जाएगा तेरे को बना रहे हैं पागल, तो वहां पर वो क्या करेगा, फिर उसको लार आनी बंद हो जाएगी। अब लार आनी बंद हो गई तो क्या हो गया, विलोपीकरण हो गया। और घंटी ये तो किसकी थी, वो ऐसे वाली घंटी थी। अगर उसी टाइम बाइक की घंटी बज जाती है या कोई भी घंटी जैसी कोई भी साउंड आती है, उसी से कुत्ते में लार आने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, जो उद्दीपक है वो सामान्यीकरण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर तो घंटी बजाने से लार आती, अब घंटी जैसी कोई भी साउंड आने से अगर लार आती है तो वो उद्दीपक था वो क्या बन गया, सामान्य बन गया, सामान्यीकरण हो गया। ठीक है। और अगर बार बार ऐसा करते रहे तो लार आनी बंद हो जाएगी, तब उसको बोल देंगे उद्दीपक था उसका क्या हो गया, विलोपीकरण हो गया। ठीक है। अब इसमें लाल फूल था, वो जो लाल फूल था वो किसका काम कर रहा था, वो जो लाल फूल था वो उद्दीपक का काम कर रहा था और उससे देखकर डर लगने लग गया। वो क्या हो रही थी, उसका रिस्पॉन्स दे रहा था, अनुक्रिया हो रही थी। अब लाल फूल उद्दीपक था और उसका जो कांटा चुभा उससे उसको रिस्पॉन्स दिया, उसको डर लगा। सेम ऐसे ही लाल कपड़े देखकर डर लगना भी क्या हो गया, उसका उद्दीपक था, वो उसके लिए क्या बन गया, सामान्यीकरण हो गया। अनुक्रिया सामान्य नहीं हुई, अनुक्रिया सामान्य नहीं हुई, यहाँ पर क्या हो गया, उसके लिए उद्दीपक था वो सामान्य हुआ। लाल चीज क्या थी, लाल फूल था, वो उद्दीपक का काम कर रहा था। डरना था वो क्या था, वो अनुक्रिया थी। तो यहाँ पर अनुक्रिया का सामान्यीकरण नहीं हुआ, यहाँ पर उद्दीपक का सामान्यीकरण हुआ है। और यहाँ पर कहता है उद्दीपक और अनुक्रिया नहीं, और न तो उद्दीपक का तो हुआ है और न ही अनुक्रिया नहीं, ये तो आंसर क्या रहेगा, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते ने न केवल मांस प्रदाता को मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक को कदमों की आवाज सुनती है तो इस संवर्ती को क्या कहा जाता है। देखो जैसे घंटी, पहला स्टेप क्या था,
भोजन लाया लाराई, दूसरा घंटी और भोजन, पहले घंटी फिर भोजन, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, तब भी लाराई। और फिर तीसरा क्या था, घंटी बजते ही लार आ जाती है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या बन गया था, अनुबंधन बन गया था, और उस अनुबंधन के कारण उसमें क्या आ रही थी, उसके मुंह में लार आ रही थी। अब क्या होता है इसमें उसको मांस का टुकड़ा रखने से नहीं, जैसे ऊपर से सीढ़ियों की आवाज आती है, कुत्ते को दिमाग में आता है कि तेरे लिए मांस का टुकड़ा आ रहा है, और उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। यहाँ पर लिखता है मुंह में लार टपकना, किंतु इससे पहले ही, अर्थात जब सीढ़ियों के नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को क्या कहते हैं। अब विलोपन क्या हो जाता है, बार बार सेम उद्दीपक आता रहेगा, यानी कि वो घंटी बजती रहेगी, खाना आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसका विलोपीकरण हो जाएगा। बिना शर्त प्रोत्साहन, ऐसा कुछ था ही नहीं। तत्परता, ये तो थॉर्नडाइक देते हैं। अब बचा क्या, अनुकूलित उत्तेजना, यानी कि वहां पर क्या हो जाती है, जैसे ही सीढ़ियों में घंटी वो स्टेप्स की आवाज सुनती है, तो उसमें क्या हो जाता है, अनुकूलित उत्तेजना हो जाती है, कि कुत्ते को फील होने लग जाता है कि अब उसके लिए मांस का टुकड़ा आ रहा होगा। जो उसका ट्रेनर है, उसकी कदमों की आवाज सुनकर ही वहां पर क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, अनुकूलित उत्तेजना। विलोपन नहीं होता, विलोपन का मतलब तो क्या होता है कि उसको कोई फर्क ही ना पड़े। नेक्स्ट, व्यवहार का करना, यहां पर लिखा है करना। अब करके सीखना, देखो व्यवहारवाद के 3 पक्ष बताए थे। एक तो बताते हैं, क्या बताते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, व्यवहार के जो 3 स्टेप थे, वो 3 पक्ष थे, व्यवहार अधिगम के 3 पक्ष। अब 3 पक्ष में क्या आता है, एक तो आता है संज्ञानात्मक, एक आता है व्यवहारवाद, और एक होता है संरचनावाद। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिव। तो जिसमें करके सीखते हैं, करके सीखना क्या कर लाता है, देखो व्यवहार में तो क्या करते हैं, रटने वाली चीजें होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, बुद्धि से सीखता है। और यहाँ पर संरचना में क्या होता है, जो विलियम वुंड थे, टीचर थे, वो क्या कहते थे कि आदमी करके सीखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, संरचनावाद। तो इसके अंदर पूछा क्या गया है, कोड छोटा करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ही गड़बड़ हो गई। भाई पता नहीं, इस क्वेश्चन का ही बिगड़ गया सिस्टम। व्यवहार का करना पक्ष क्या है, सीखना भावात्मक। यहाँ पर अच्छा ये पक्ष की बात करें, ये पक्ष नहीं थे भाई, ये जो 3 बताए ये पक्ष नहीं थे, ये क्या थे, ये तो हमारे सिद्धांत थे। ये तीनों तो क्या थे, सिद्धांत थे, ठीक है। अब पक्ष की जब बात करूं, ये पक्ष नहीं थे, ये क्या थे, सिद्धांत है। जब पक्ष की बात करूंगी तो पक्ष में क्या आता है, एक आता है ज्ञानात्मक, एक आता है भावनात्मक, और एक आता है क्रियात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, करके सीखना। अब करके सीखना किसमें सीखेगा, सीखने का भाव, यानी कि भाव से सीखेगा नहीं, सीखने का गतिक और क्रियात्मक हाँ, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नो, और सीखने का ज्ञानात्मक। हमारे जो अधिगम वाला चैप्टर है उसमें अधिगम के 3 पक्ष बताए गए, एक है ज्ञानात्मक, एक है क्रियात्मक, और एक है भावनात्मक। जो खुद करके सीखता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रियात्मक कहा जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है, गतिक कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि होती है। अब ये किसने कहा था, ये बात कहां से आती है, ये बात आती है थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत से। थॉर्नडाइक ने क्या बताए थे, 3 मुख्य गुण बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम और 5 क्या बताए थे, गौण नियम बताए थे। जो 3 मुख्य नियम थे वहां से क्वेश्चन बनता है। वहां पर क्या था, एक अभ्यास का नियम, एक था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम, और ये वाला सापेक्षता का नियम,
ये उसमें पढ़ते हैं हम गौण नियम में। तो ये पहले 3 है ना, ये क्या थे, सीखने के मुख्य 3 नियम थे जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब इसमें क्या था, जो अभ्यास, यानी कि अभ्यास करके सीखेगा, बार बार प्रैक्टिस करके सीखेगा, जैसे कि 12 कड़ी और पहाड़े सीखे जाते हैं। फिर सीखने की तत्परता होगी, लगन होगी तो ही सीखेगा। धक्के से बुक पकड़ाने से बच्चा नहीं सीखेगा। घोड़े को पानी के पास लेकर जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी कि उसकी तत्परता होगी तभी वो पानी पिएगा, या बच्चे की तत्परता होगी तभी बच्चा सीखेगा। अब प्रभाव का नियम, इसी को बोला जाता है संतुष्टि का नियम। प्रभाव का नियम मतलब बच्चे का अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, संतुष्ट सकारात्मक रिजल्ट आता है, तो बच्चे का सीखने का मन करता है। और अगर उसका नकारात्मक या असंतुष्टि आती है, उसका प्रभाव नकारात्मक रहता है, तो बच्चे का सीखने का मन नहीं करता। अब ये जो अभ्यास था, इसके फिर 2 गौण नियम, 2 उप नियम और दिए जाते हैं, एक प्रयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम। प्रयोग करेगा यानी कि कोई चीज का बार बार प्रयोग में लाएगा तो उसको चीजें याद होती जाएंगी, और उसको छोड़ देगा तो वो सीखना भूल जाए, मतलब सीखना कम हो जाएगा या भूलने लग जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति। संतुष्टि प्राप्ति कहाँ होती है, प्रभाव के नियम में होती है। संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम भी बोला जाता है, या उसका प्रभाव का नियम बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है। निर्मितवाद कौन से थे, जिन्होंने क्या दिया था, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी, कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत दिया था, संरचनावाद सिद्धांत दिया था। ज्ञान विशेषकों द्वारा दिया जाता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम पुस्तकों से लें, ट्रेनर होता है, स्पोर्ट्स पर्सन को पुस्तक से थोड़ी ज्ञान देता है। ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, हाँ विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, लेकिन ज्ञान को हम प्रैक्टिस से, अनुभव से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विशेषज्ञों द्वारा दिया जाए, गलत हो गया। अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ये क्या कहता है, निर्मितवाद, यानी कि अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, और यही निर्मितवाद था जो इसको कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, जिसके प्रवर्तक थे टिचनर और विलियम वुंड। यानी कि जो हमारे अंदर ज्ञान का जो निर्माण होता है, आत्म दर्शन भी बोला जाता है, जो दूसरे को पता ही नहीं होता, वो क्या होता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। ये किस में पढ़ते हैं, निर्मितवाद वाले में पढ़ते हैं, जो जिसके समर्थक कौन थे, टिचनर थे, विलियम वुंड थे। अब निर्मितवाद के बाद एक व्यवहारवादी थ्योरी थी और एक क्या थी, संज्ञानवादी थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है। अधिगम को कौन प्रभावित नहीं करता, अधिगम को बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो सामाजिक, जो मानसिक, सामाजिक और मानसिक पक्ष है, या सामाजिक और मानसिक उसका जो ज्ञान है, वो उसको प्रभावित करता है। उसको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, उसकी बुद्धि कितनी है, फिर उसके बाद मतलब सीखता कहाँ से, उसको ट्रेनर देने, उसका अटेंशन कितना है, उसको ट्रेनिंग देने वाले कैसे लोग हैं, वो अभ्यास कैसा करता है, वो सब उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब इसमें पूछा है कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है, कौन सा नहीं है। अधिगम करता, वो खुद अधिगम करता है, उसके अंदर कितनी तत्परता है, कितना अभ्यास करता है, कितना पुनर्बलन करता है, यानी कि ये तो है। अधिगम का अनुभव, मानव का भौतिक संसाधन, अब मानव का जो मानव व भौतिक संसाधन, यानी कि खुद मानव और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, ये भी उसको इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट ये भी इफेक्ट करता है। अधिगम का अनुभव यानी कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये भी उसको इफेक्ट करता है। उद्देश्यहीनता ये उसको इफेक्ट नहीं करता है। अधिगम का प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, उद्देश्यहीनता उसका कारक नहीं है, अधिगम करता कारक है। अधिगम का अनुभव कैसा है, मानव भौतिक संसाधन कैसे हैं, अगर उसका उद्देश्यहीनता है, उद्देश्य ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, तो वो सीखेगा कैसे, यानी कि उसको प्रभावित नहीं करता है। सूझ द्वारा सीखने का, सूझ द्वारा सीखने का यानी कि अपनी सूझ से सीखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानवादी। एक होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, एक होता है संज्ञानवादी सिद्धांत, और एक होता है संरचनावादी सिद्धांत। तो सूझ से सीखना, सीखने की समग्रतिवाद के प्रवर्तक कौन है, समग्रति के इसी का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक।
इसको कौन थे, इसका मेन तो थे मैक्स वर्दिमर। इसका प्रयोग किसने किया था, कॉलर ने। और इसके साथी कौन थे, सहयोगी कौन थे, एक तो कुर्ट लेविन और कौन थे, कोफा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। वर्दिमर थे, कोफा थे, कॉलर थे। यहाँ पर थॉर्नडाइक ये तो व्यवहारवादी थे, कॉलर और कोफा थे। कॉलर, कोफा, फ्राइड, ये फ्राइड का तो नाम ही नहीं आता, ये तो कौन थे, मनोविश्लेषणात्मक थे। वर्दिमर, फ्राइड, ये फ्राइड के कारण ये गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, वर्दिमर, कोफा और कॉलर। वर्दिमर तो कौन थे, मेन प्रवर्तक थे। कॉलर कौन थे, प्रयोगकर्ता थे। और ये कौन थे, सहयोगी थे। नेक्स्ट, विलुप्त होना परिणाम है। अब विलुप्त कब हो जाता, कोई चीज विलुप्त हो जाना। अब विलुप्त कब होगा, जब उसको बार बार अभ्यास नहीं किया जाएगा, उसको पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। पुनर्बलन चाहे कैसा ही हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यानी कि हमने कोई चीज सीखी है, अधिगम किया, अब अधिगम विलुप्त कब होगा, जब हम क्या नहीं करेंगे, उसका पुनर्बलन नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेनफोर्समेंट नहीं करेंगे, तो उसके अभाव के कारण क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को सबसे संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, मेच्योरिटी के कारण भी अधिगम होता है। हाँ, अधिगम क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है जो मेच्योरिटी के कारण नहीं आता है, परिपक्वता के कारण नहीं आता, लेकिन परिपक्वता का अधिगम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ये प्रभाव नहीं है, ये तो गलत हो गया। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। हाँ, जब हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमारा एक लक्ष्य होगा, हमारा एक टारगेट होगा, तभी हमारे अधिगम में वृद्धि होगी, ये बात सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान, जो रॉबर्ट गैने थे, उन्होंने अधिगम के 8 सोपान दिए थे, 8 प्रकार बताई थी, उसमें सबसे ऊपर वाला क्या था, समस्या समाधान। यानी कि समस्या समाधान हो गया तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, अधिगम कर लिया, ये बात भी सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। हाँ, व्यवहारगत या फिर इसके साथ लिखते हैं स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ऑप्शन और होता, ये सारे अगर ठीक लगते, यहाँ स्थायी नहीं लिखा होता, तब हम इसको गलत कह सकते थे। बट ये बिल्कुल ही गलत है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पूछा गया था नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर इसका ये वाला आएगा। नेक्स्ट, गैने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। गैने ने क्या किया था, अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग में 8 वो दिए थे, 8 अधिगम के प्रकार दिए थे, और 8 अधिगम के प्रकार में सबसे पहला, देखो वैसे तो एक ट्रायंगल बना के करवाया जाता है, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। सबसे पहला था, उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया था संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा था स्टेप, उसको क्या बोला गया था, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया। फिर जो तीसरा स्टेप था, उसको क्या बोला गया था, श्रृंखला अधिगम। फिर चौथा था, उसको क्या बोला गया था, शब्द साहचर्य, ये चौथा था। फिर उसके बाद आता है 5वां, विभेदीकरण। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करना सीखता है। फिर क्या बनते हैं उसके, संप्रत्यय बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं। 7वें में क्या करता है, वो सिद्धांत बनाता है, रूल बन जाते हैं। और लास्ट में क्या करता है, फिर वो समस्या समाधान। इन 4 को, पहले जो 4 हैं ये वाले, इनको बोला जाता है निम्न स्तर। ऊपर वाले 4 को बोला जाता है उच्चतम स्तर। इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर तर्क चिंतन होता है, इसके अंदर तर्क और चिंतन नहीं होता। तर्क और चिंतन नहीं होता। ये जो पहले 3 स्टेप है, ये किस पर किए जाते हैं, पहले 3 स्टेप किस पे किए जाते हैं, प्राणी और मानव दोनों पर किए जाते हैं। और लास्ट के स्टेप 5 सिर्फ और सिर्फ
मानव पर प्रयोग किए जाते हैं। सबसे उच्चतम स्तर है समस्या समाधान और सबसे निम्नतम है संकेत अधिगम। ज्ञानी के अनुसार अधिगम का उच्चतम कौन सा है? समस्या समाधान। ये कौन सा है? 8वें नंबर वाला, यही सबसे उच्चतम है। और उद्दीपक अनुक्रिया ये कौन सा है? दूसरा। श्रृंखला वाला कौन सा है? तीसरा। शाब्दिक वाला कौन सा है? चौथा। 5वां विभेदीकरण, 6ठा संप्रत्यय, 7वां सिद्धांत बन जाता है और 8वां समस्या समाधान और पहला कहते हैं संकेत अधिगम। तो आंसर क्या रहेगा? समस्या समाधान उच्चतम स्तर है। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त प्रकार बताओ। अनुबंधन कैसे होगा? देखो 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले क्या किया गया था? भोजन लाया गया था, उसके साथ लार आई थी। जो भोजन लाया गया था उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसको क्या बोला जाता है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर दूसरे स्टेप में क्या थी? घंटी लाई गई थी, साथ में भोजन लाया गया था और फिर उसके साथ ही क्या आ गई थी? लार आ गई थी। ये क्या है? कंडीशन स्टिमुलस। ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस। और ये क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था? सिर्फ घंटी लाई गई और उसी से क्या आ गई? लार। तो ये क्या है? कंडीशन यानी कि अस्वाभाविक स्टिमुलस, और ये क्या है? अस्वाभाविक रिस्पॉन्स। ये 3 स्टेप। अब मिलाकर देखो इसमें से क्या बन रहा है। पहले वाला यूएस नहीं, यूएस कहीं पर भी नहीं आ रहा। पहले सीएस आ रहा है, फिर सीआर, रिस्पॉन्स तो बाद में देगा तो सीआर वाला गलत हो गया। यहाँ पर भी आर पहले आ रहा है, ये आर सही है और ये आर गलत है। तो इस लास्ट वाले से यहाँ पर देखो ये यूसीआर है, ये यूसीआर है और ये सीआर है। भोजन के साथ लार आना यानी कि स्वाभाविक सी बात है, इसको स्वाभाविक बोला जाता है, अनुबंधित बोला जाता है। ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, इसको अनुबंधित बोला जाता है, इसको अनुबंधित बोला जाता है। और ये क्या है? ये क्या है? अनुबंधित रिस्पॉन्स। और यहाँ पर ये क्या है? अनुबंधित रिस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक। ये क्या है? अनुबंधित रिस्पॉन्स, या इसी को क्या बोला जाता है? अस्वाभाविक। और ये भी क्या बोला जाता है? अस्वाभाविक। यानी कि घंटी से लार आना ये क्या था? अस्वाभाविक। और यहाँ पर इन दोनों में क्या बन जाता है? अनुबंधन। और ये अनुबंधन सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है, ईपी पावलोव को कहा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला। नेक्स्ट, अधिगम क्या है? तुरंत हो जाता है? नहीं, अधिगम में समय लगता है। अधिगम ज्ञान से पूरा हो जाता है। ज्ञान से पूरा कैसे होगा? पहले तो ज्ञान होगा, अब वो अटेंशन होगा, अवधान होगा, फिर धारण करेगा, फिर उसका पुनः प्रस्तुत करेगा और फिर क्या होगा? पुनर्गुलन होगा। उपरोक्त में से कोई, तो ये नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम में समय लगता है। हाँ, किसी चीज को सीखने में क्या लगता है? समय लगता है। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत थे उसमें समय लगता है, और जो संज्ञानवादी जो सिद्धांत थे वो अचानक हो जाते हैं। व्यवहारवादी को यांत्रिक कहा जाता है, संज्ञानवादी को अयांत्रिक कहा जाता है। वो अचानक से हो जाते हैं, सूझबूझ से होते हैं। नेक्स्ट, सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया 0 हो जाती है, बच्चे किसी की सीखने की जो मात्रा समय के अनुसार बदले ना, यानी कि पठार बन गया, उसी को क्या कहा जाता है? सीखने के पठार का कारण क्या है? थकान, कार्य की दूषित वातावरण, यानी कि सीखना बंद कब हो जाता है? वातावरण सही नहीं है तो सीखना बंद हो जाएगा। थकान होगी तब भी सीखना बंद हो जाएगा। और कार्य की अस्थिरता के कारण भी सीखना बंद हो जाएगा। और जब हम अधिगम करना रुक जाता है, यानी कि अधिगम की मात्रा के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता समय के साथ, उसको क्या कहा जाता है? अधिगम का पठार कहा जाता है। तो ये तीनों ही कारण क्या हैं? उपयुक्त सभी पठार के कारण है। सीखने के पठारों का नियकरण है। अब नियकरण क्या होगा? प्रेरणा देना, उपयुक्त वातावरण या उचित विधियों का प्रयोग। निराकरण है सीखने के पठार, मतलब सीखने पठार कब बन गया? जब सीखना बंद कर दिया। अब सीखना बंद कब करेगा? थकान के कारण करेगा, बीमारी के कारण करेगा, उचित पर्यावरण नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा तो सीखना बंद कर देगा। उसका निराकरण, निराकरण कैसे करेंगे? उद्दीपक मतलब सीखने वाले को क्या देंगे? प्रेरणा देंगे, उसके लिए उचित विधियों का प्रयोग करेंगे या उसको वातावरण देंगे। यानी कि अधिगम के जब कारक पॉजिटिव होंगे, अधिगम
अधिगम के कारक सकारात्मक होंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पठार का निराकरण हो जाएगा, यानी कि उस पठार जो रुका हुआ था, उसकी मात्रा रुकी हुई थी समय के साथ, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सीखने की क्रिया में विलुप्त बिल्कुल उन्नति नहीं होती, अब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, ना पॉजिटिव हो रही है ना नेगेटिव हो रही है, यानी कि जो वक्र बनते हैं अधिगम के वो सिंपल सकारात्मक नकारात्मक मिश्रित कैसा ही नहीं बन रहा है, तो उसके समय उस समय क्या हो जाता है, वक्र वक्र तो क्या होता है, वक्र तो क्या होता है, अधिगम की मात्रा और अधिगम के समय के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, समय, उसको क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, त्वरण ये नहीं है, तो अब क्या बन जाएगा, सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती, तो इसका मतलब क्या बन गया, उसका पठार बन गया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया। पावलोव थे, अभी बताया, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सप्लेन किया था, CS, UCS, UCR पढ़ रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया था। कुत्ते के सामने भोजन लाया गया, फिर लार आती है, घंटी और भोजन लाया गया, फिर लार आती है और अकेली घंटी से भी लार आने लगी। इसका मतलब क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। और अगर थोड़ी देर तक ऐसे ही घंटी बजाकर लार आती रही और भोजन लाया ही नहीं, तो वो लार आनी बंद हो जाती है, उसमें क्या कहते हैं, विलोपीकरण। तो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पर, चूहों पर और बंदर पर, इन्होंने ये भी क्या थे, व्यवहारवाद के अंदर ही इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। जो हमने सीख लिया और उसी का दूसरी चीज में उपयोग करें, यानी कि आपने प्लस माइनस सीख लिया, आपने टेबल सीख ली, फिर आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख रहे हो, यानी कि अपने अधिगम का क्या कर रहे हो, एक ज्ञान को सीखकर दूसरे ज्ञान के अंदर उपयोग, दूसरे कार्य में उसको, एक सीखे हुए ज्ञान का दूसरे कार्य में उपयोग करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण। साइकिल सीखकर बाइक सीख लेना क्या होगा, हमारे अधिगम का स्थानांतरण होगा। बैलेंस बनाना सीख लिया ना, तो अधिगम को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। सोरेनसन ने डेफिनेशन दी थी कि जो पूर्व ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्यों में उपयोग में लाना, उसमें क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है। राइट हैंड से सीख लिया और उसी को लेफ्ट में यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं तो नेगेटिव है, और दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिगम है नहीं, परिपक्वता है नहीं, तो आंसर क्या होगा, एक क्या था, सीखी हुई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब क्या था, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। अब ये कौन से थे, ये थे संज्ञानवादी, संज्ञानवादी। और इसमें कौन थे संज्ञानवादी, ये कौन थे, ये थे गेस्टलवादी, गेस्टालवादी संप्रदाय वाले, जिसके अंदर कौन थे, मैक्स वर्दिमर, सुल्तान नाम की चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन, कोहलर, कुर्ट लेविन, कोफा, ये कौन थे, ये सब संज्ञानवादी थे, सूझ वाले, सूझ से कोई चीज को सीखने वाले थे, बुद्धि का उपयोग करने वाले थे, या अंतर्दृष्टि से सीखने वाले थे, तो कौन हो गए, ये गेस्टालवाद संप्रदाय हो गए। व्यवहारवाद रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते थे, साहचर्यवाद संबंध स्थापित करते थे। मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, यानी कि किसका इफेक्ट है उसके ऊपर, वातावरण का इफेक्ट है, वातावरण का 100% इफेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर, अनुवांशिकता का कोई इफेक्ट नहीं है। और ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले व्यवहारवादी थे, जिन्होंने अनुवांशिकता से ज्यादा वातावरण का प्रभाव बताया। मुझे कोई भी दो, मैं उसको डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। ये कहने वाले कौन थे, वॉटसन थे। वॉटसन ही कौन थे, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, वुडवर्थ कौन थे, पहले विज्ञान, पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को,
मन को छोड़ा, आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, चेतना को खोया और व्यवहारवाद को अपनाया। ये कहने वाले कौन थे? वुडवर्थ। हरलॉक कौन थी? हरलॉक एक मैडम थी जिन्होंने क्या दिया था? विकास के नियम दिए थे। मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन थी? आवश्यकताएं, ये मैस्लो थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने आवश्यकतावादी सिद्धांत दिया था, जो थॉर्नडाइक क्या कहते थे? थॉर्नडाइक ने कहा था कि उद्दीपक अनुक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये क्या कहते थे? मैस्लो ये कहते थे उद्दीपक आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता है। अगर आपको भूख है तो ही आप भोजन के पास जाओगे, प्यास है तो ही आप पानी के पास जाओगे। इन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कहा था कि चूहे को भूख है तो भोजन ढूंढता है, प्यास है तो वो पानी ढूंढता है। यानी कि उद्दीपक है वो आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है, अनुक्रिया से नहीं होगा। ऐसे कहने वाले कौन थे? अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने क्या कहा था? प्राथमिक स्तर पर एक बालक को सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक, इन्होंने क्या दिए थे? 5 स्तर दिए थे। और 5 स्तर में इन्होंने जो प्राथमिक स्तर दिया था वो क्या था? शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा क्या था? सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा क्या था? संबंध व स्नेह की आवश्यकता। और चौथा क्या था? सम्मान की आवश्यकता। और पांचवा एक और था जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था? मैस्लो ने क्या कहा था? मैस्लो ने कहा था आत्मसिद्धि व आत्मानुभूति का सिद्धांत। पांचवा क्या था? आत्म सिद्धि का सिद्धांत। ये पांचवा था का सिद्धांत, ठीक है। तो पहली आवश्यकता क्या बताई थी? शारीरिक आवश्यकताएं थी, जो उद्देश्य होते हैं शारीरिक उद्देश्य। दूसरे में उसको सुरक्षा चाहिए, तीसरे में उसको प्यार प्रेम स्नेह चाहिए, फिर उसको सम्मान चाहिए और फिर वो अपनी आत्मा की संतुष्टि चाहता है। ये मैस्लो के हिसाब से 5 थे। तो प्राथमिक पहला स्तर, ये नीचे से ऊपर की तरफ स्तर बनाए गए थे। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता उसको शरीर की सुरक्षा की, तीसरी स्नेह की, चौथी सम्मान की और फिर है आत्मसिद्धि की। विद्यालय वातावरण में अधिगम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना, बालकों के छिपे गुणों को विकसित करना, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण अधिगम संपन्न करना। विद्यालय के अंदर अधिगम क्या होता है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, यानी कि स्टूडेंट, टीचर और पाठ्य वस्तु के रूप में स्वीकार करना। बालक में जितने गुण छिपे हुए गुण हैं उनको बाहर निकालना, उनको विकसित करना, उनको सर्वांगीण विकास करना। सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण अधिगम, यानी कि ऐसे थोड़ी है कि हम उनको गालियां देना सिखा दे। अधिगम में तो क्या है? सीख रहा है, अब सीख तो कुछ भी रहा है, लेकिन समाज जिन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, समाज जिनको मान्यता देगा वही चीजें सिखाएंगे। उसी हम उसको चोर और डाकू नहीं बनाएंगे, हम उनको अच्छा इंसान मानवतावाद देंगे, ठीक है। तो ये इसमें से क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? मस्तिष्क बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें करें? अनुकरण, यानी कि सुलेख लिख रहा है, कॉपी कर रहा है, तो इसमें मस्तिष्क का कहाँ यूज हुआ? अनुबंधन किसमें बन जाता है? उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक कौन है? भोजन। और इसमें क्या है? लार। तो इसके अंदर मस्तिष्क का कोई यूज ही नहीं हुआ। प्रयत्न व भूल, प्रयत्न और भूल ये कहाँ था? ये किसके अंदर पढ़ते हैं हम? स्किनर के अंदर पढ़ते हैं हम, प्रयत्न और भूल। तो इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अब बचा क्या? अंतर्दृष्टि, यानी किसी को क्या बोला जाता है? सूझ का सिद्धांत। इसके अंदर हम सबसे ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। ये कौन थे? संज्ञानवादी थे, कॉग्निटिव थ्योरी दी थी जिन्होंने। कॉग्निटिव थ्योरी देने वाले कौन थे? मैक्स मर्दिवर, कॉलर, कोफा, ये सब थे। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये। फिर किसी एक नेक्स्ट क्लास के साथ आऊंगी। थैंक यू।